तो आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उस मुद्दे पर आएंगे जो हम सबको इफेक्ट करता है, प्राइवेट हेल्थ केयर का कॉर्पोरेटाइजेशन। हम कुछ ऐसी रिपोर्ट्स और केस स्टडीज की गहराई में जाएंगे जो दिखाती हैं कि एक आम मरीज पर इस बिजनेस मॉडल का क्या असर पड़ता है। हमारा फोकस आज बिल्कुल क्लियर है, एक एक डिटेल का बारीक विश्लेषण करना, क्योंकि जब बात मेडिकल प्रैक्टिसेस और हमारी जेब की आती है तो आप कोई भी डिटेल मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और फैक्ट्स देखते हैं। इस सफर में हम इन 6 मेन स्टेजेस को कवर करेंगे। पूरा हॉस्पिटल जर्नी देखने वाले हैं हम, इंश्योरेंस ट्रैप से लेकर एडमिशंस, सी सेक्शन रेट्स, फेक टेस्ट्स, दवाइयों के इन्फ्लेटेड बिल्स और फाइनली इन सब का सोल्यूशन क्या है। हम हर एक स्टेज को ध्यान से देखेंगे ताकि एक भी क्रिटिकल डिटेल ना छूटे। ओके, चलिए सबसे पहले चलते हैं सेक्शन 1 पर, द इंश्योरेंस ट्रैप। हिमांशु सिंघल के इस केस का ये स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए। अगर मेरे पास इंश्योरेंस नहीं होता तो वो उसको एडमिट ही नहीं करते और शायद आज मेरा बच्चा मेरे पास होता। सोचिए, सिर्फ कैशलेस इंश्योरेंस पॉलिसी होने का खुलासा करना कैसे एक मरीज को केयर की जगह एक रेवेन्यू टारगेट में बदल सकता है। मामूली लूज मोशंस के लिए उनके बच्चे को अननेसेसरी एडमिट किया गया और अंत में उन्होंने उसे खो दिया। इस टाइमलाइन की एक एक डिटेल को ब्रेक डाउन करते हैं। 5 फरवरी 2020 को एक 2.5 साल के बच्चे को शालीमार बाग के एक हॉस्पिटल में सिर्फ एक माइनर इशू के लिए एडमिट किया गया। अब अगले ही दिन उसके स्टे को लंबा खींचने के चक्कर में उसे मोविकोल नाम की एक ऐसी दवाई इंट्रावीनसली दे दी गई जो उस कंडीशन में बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड थी। 7 फरवरी आते आते इसी वजह से आई सीवियर डिहाइड्रेशन ने एक्यूट लिवर फेलियर का रूप ले लिया और 9 फरवरी को बच्चे की मृत्यु हो गई। जबकि रिपोर्ट्स बताती हैं कि अस्पताल का ध्यान तब भी सिर्फ बिलिंग क्लियरेंस पर था। एक स्टे को मैक्सिमाइज करने की जिद के कितने डेवेस्टेटिंग नतीजे हो सकते हैं, ये डिटेल उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, फोर्स्ड एडमिशंस एंड डिलेज, यानी मरीजों को जरूरत से ज्यादा लंबा अस्पताल में रोके रखना। आपने अस्पतालों में ये बहाने तो सुने ही होंगे, है ना? सीनियर डॉक्टर अभी अवेलेबल नहीं है, वीकेंड्स पर इंश्योरेंस क्लियर नहीं होता, या फिर बिलिंग डिपार्टमेंट का तो हाफ डे है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई की रिपोर्ट्स स्पेसिफिकली इन्हीं बहानों को पॉइंट आउट करती हैं। इसे वीकेंड ऑक्यूपेंसी स्कैम कहते हैं, जिसका एकमात्र लक्ष्य होता है पेशेंट्स को वीकेंड्स पर लॉक करके बेड ऑक्यूपेंसी बनाए रखना। सेक्शन 3, द सी सेक्शन एपिडेमिक। आमतौर पर नेचुरल डिलीवरी में 6 से 18 घंटे लगते हैं और इसमें मार्जिन कम होता है। वहीं सी सेक्शंस लगभग 45 मिनट में और हाई मार्जिन के साथ परफॉर्म हो जाते हैं, और यही वजह है इन अननेचुरल स्पाइक्स की। इस स्टेप बाय स्टेप टाइमलाइन को देखिए कि कैसे साक्षी और अभिलाष के साथ एक रूटीन प्रेगनेंसी फेटल हो गई। 38वें हफ्ते में लो एमनियोटिक फ्लूइड का बहाना देकर साक्षी को एडमिट कर दिया गया। पहले ही घंटे में बिना नेचुरल लेबर का इंतजार किए सी सेक्शन कर दिया गया। तीसरे घंटे में सिवियर इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हुई और ब्लैंक पेपर्स पर साइन करवाकर बिना पूरी सहमति के उनका यूट्रस निकाल दिया गया। 12वें घंटे तक ऑर्गन्स फेल होने लगे, पेशेंट को अपोलो ट्रांसफर किया गया पर उनकी जान नहीं बची और 29 नवंबर को उनका प्रीमेच्योर बेटा भी उन्हीं कॉम्प्लिकेशंस के चलते चल बसा। हर एक डिटेल बता रही है कि कैसे फोर्स्ड इंटरवेंशंस ने सब कुछ तबाह कर दिया। और ये स्लाइड इस स्टैटिस्टिकल डिस्पैरिटी को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्लियरली कहती है कि सी सेक्शन का आदर्श रेट 10 से 15% के बीच होना चाहिए, लेकिन भारत के प्राइवेट अस्पतालों का एवरेज देख रहे हैं आप, 49%। तेलंगाना, जम्मू एंड कश्मीर और वेस्ट बंगाल में तो ये रेट 80% तक टच कर रहा है। ये सीधा कंपैरिजन प्राइवेट फैसिलिटीज की रियलिटी को उजागर करता है। चलिए अब चौथे हिस्से पर शिफ्ट होते हैं, फेक टेस्ट्स एंड रेफरल्स, जहां डायग्नोस्टिक माल प्रैक्टिसेस से बिल पढ़ किया जाता है। क्या आपने कभी सिंक टेस्ट के बारे में सुना है? फेमस कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर BM हेगडे ने इस प्रैक्टिस को हाईलाइट किया था। होता यह है कि आपसे मल्टीपल डायग्नोस्टिक टेस्ट्स का बिल लिया जाता है, लेकिन लैब एक्चुअली में सिर्फ एक सिंगल जरूरी टेस्ट ही कंडक्ट करती है और बचे हुए ब्लड सैंपल्स उन्हें सीधा सिंक में बहा दिया जाता है और उनकी फेक रिपोर्ट्स बना दी जाती हैं। ये मैकेनिज्म बिल्कुल परफेक्टली क्लियर और बेहद डिसेप्टिव है। अब इन स्पेसिफिक फिगर्स पर ध्यान दीजिए। ये 2014 के कोकिलाबेन हॉस्पिटल के लीक्ड रेफरल कट रेट्स हैं। 40 पेशेंट्स रेफर करने पर 1 लाख रुपए, 50 पर 1.5 लाख और 75 पेशेंट्स रेफर करने पर 2.5 लाख रुपए। ये दिखाता है कि डायग्नोस्टिक लैब्स और हॉस्पिटल्स रेफरल्स को बस एक ऑफिशियल बिजनेस मॉडल की तरह ट्रीट करते हैं,
जिसके एकदम स्ट्रिक्ट मॉनिटरी टारगेट सेट होते हैं। सेक्शन 5 द ग्रेट मेडिसिन मार्कअप। यहाँ हम देखेंगे इन हाउस हॉस्पिटल फार्मेसीज के वो स्टागरिंग प्रॉफिट मार्जिन्स जहाँ मरीजों को दवाइयों के लिए भारी इन्फ्लेटेड प्राइसेस चार्ज किए जाते हैं। अब जो चीज़ यहाँ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो है इसकी एग्जैक्ट मैथ्स। टिमिक्योर 250 mg जो हॉस्पिटल को 1950 रुपए में मिलती है, वो पेशेंट को 18,647 रुपए में बिल की जाती है। पिमरोर 500 mg 3190 का कॉस्ट और 16,500 का बिल, और एबट रैटलैक्स 18,000 की खरीद पर 32,700 में बिल होती है। ये मार्कअप परसेंटेजेस कंप्लीटली मैसिव हैं। 15 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो दिन है जो 7 साल की बच्ची आद्या ने डेंगू से लड़ते हुए फोर्टिस गुड़गांव में बिताए। और ये 16 लाख रुपए वो स्टैगरिंग टोटल बिल था जो आद्या की दुख भरी मृत्यु के बाद उसके माता पिता के हाथ में थमा दिया गया। लेकिन एक ऑडिट के दौरान एक डिटेल ने सबको चौंका दिया। इस बिल में 2700 ग्लव्स और 650 सिरिंज के चार्जेस थे। कंज्यूमेबल्स पर 1700% का प्रॉफिट। सोचिए, बाहर 6 रुपए में मिलने वाले एक छोटा सा स्टॉप कॉक यहां 16 रुपए में बिल किया गया था। आखिरी भाग पर आते हैं, सिस्टेमिक फेलियर्स एंड सॉल्यूशंस। आखिर इन सब प्रैक्टिसेस के पीछे स्ट्रक्चरल रीजंस क्या हैं और हम खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? अगर हम रूट कॉजेस को ठंडे दिमाग से समझें तो सबसे बड़ा फैक्टर है हॉस्पिटल्स का कॉर्पोराइजेशन, जहां स्ट्रिक्ट एमबीए ड्रिवन रेवेन्यू टारगेट्स को सबसे ऊपर रखा जाता है। दूसरी तरफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी एमसीआई के रेगुलेटरी फेलियर्स हैं। पब्लिक में क्लॉजेस 1.5 और 1.8 जैसी प्रोटेक्टिव गाइडलाइंस की बिल्कुल अवेयरनेस है, और यहां तक कि डॉक्टर बीएम हेगडे जिस वेंटिलेटर स्कैम के बारे में वॉर्न करते हैं, जहां ब्रेन डेड पेशेंट्स को सिर्फ चार्जेस अक्रू करने के लिए लाइफ सपोर्ट पर रखा जाता है, वो इस सिस्टेमिक फेलियर का एक ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है। लेकिन इन सोर्सेस से हमारे पास एक एक्शनेबल टूल किट भी आती है। डिटेल्स पर ध्यान दीजिएगा। अपना इंश्योरेंस डिस्क्लोज करने में डिले करें, कम से कम तब तक जब तक कैश एस्टिमेट ना मिल जाए। अनकंसेंटेड इंडक्शंस को रोकने के लिए हमेशा एक रिटर्न बर्थ प्लान दें। कंज्यूमेबल्स को प्रॉपर्ली ऑडिट करने के लिए बिना भूले एक आइटमाइज्ड बिल की मांग करें। रूटीन ब्लड टेस्ट के लिए हमेशा इंडिपेंडेंट NABL एक्रेडिटेड लैब्स को यूज करें। और जेनरिक मेडिसिन्स खरीदें, जैसे जन औषधि केंद्र से, जो ब्रांडेड ड्रग्स के मुकाबले काफ़ी फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में मिल जाती हैं। तो आज के इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही ज़रूरी और प्रोवोकेटिव सवाल पर रोकते हैं। जैसे जैसे ये हेल्थ केयर कॉर्पोराइजेशन बढ़ रहा है, हम सब ये कैसे सुनिश्चित करें कि हमें एक मरीज की तरह ट्रीट किया जाए जिससे सच में केयर की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने वाले एक टारगेट की तरह। ये मॉडर्न मेडिकल लैंडस्केप में विजिलेंट रहने और पेशेंट राइट्स को समझने का वक्त है। इस बारे में सोचिएगा ज़रूर।